हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित मध्य प्रदेश की नदियों के संबंध में सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। चलिए तो हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है यह है, नर्मदा जल विकास प्राधिकरण कब बनाया गया था। सीधा सीधा सवाल है कि नर्मदा का जल विकास प्राधिकरण कब निर्मित किया गया था। इसका सीधा सीधा मतलब यह होता है कि नर्मदा नदी के विकास के लिए जो नर्मदा नदी पर कार्य शुरू किए गए वो कब से प्रारंभ किए गए। 1969, 1970, 1968, 1965। देखिए अधिकतर ना हम ऐसा तुक्का मान सकते हैं कभी भी कि जब क्वेश्चन में एक ही तरीके के 3 आंसर हो, जैसे कि कभी आपसे बोल दिया गया हो कि जनवरी 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 और एक में लिखा हो कि मार्च, तो अधिकतर ये होता है कि आपका जो आंसर होगा वो जनवरी के बीच वाला होगा। अधिकतर, हम कंफर्म नहीं बोल सकते, अधिकतर ऐसा होता है। माइंड साइकोलॉजी जो है ऐसे काम करती है। तो इस हिसाब से 1969, 1968 और 1965, तो आपको अंदाजा लगाना है कि ठीक है, हो सकता है कि शायद 1960 वाली लाइन में कोई आंसर हो। तो इसका सही आंसर होगा 1969 में ही नर्मदा नदी के जल विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। देखिए, सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में असत्य कथन बताइए। जब आपसे पूछ रहा है कि सत्य बताना है तो असत्य, अर्थात आपको बताना है गलत। इस परियोजना का कुल उत्पादन क्षमता 1450 मेगावाट है। इस परियोजना का शिलान्यास वर्ष 1960 में किया गया था। यह परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। इस परियोजना को केवड़िया गुजरात में स्थापित किया गया था। और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर 5 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन नहीं है। जब सरदार सरोवर बांध की बात करते हैं तो यह बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। 1450 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। बिल्कुल सही बात है। तो हम देखेंगे इस हिसाब से आपके ये सारे जो ऑप्शन है ये सही हो जाते हैं। इसीलिए आपका लास्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आपसे गलत पूछा गया था इस कारण से। ये है बांध, है ना। तो सबसे पहले रानी अवंतीबाई सागर बांध बनाती है, फिर खंडवा में इंदिरा सागर बांध की स्थापना और ओमकारेश्वर परियोजना की स्थापना करती है। फिर आती है खरगोन महेश्वर में, और जहां पर महेश्वर परियोजना का निर्माण करती है। एक और परियोजना बनाती है होशंगाबाद में तवा बांध परियोजना के नाम से। इस प्रकार नर्मदा नदी जो है वो 4-5 बांधों का निर्माण करती है, जिसमें से एक है रानी अवंतीबाई सागर बांध, दूसरा है तवा बांध परियोजना, तीसरी है इंदिरा सागर परियोजना और ओमकारेश्वर परियोजना, और चौथी है महेश्वर परियोजना। नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात कौन से हैं? नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात पूछा। देखिए नर्मदा के बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल पहले से पढ़ चुके हैं, आपको सिर्फ जलप्रपातों पे ध्यान देना है। सहस्त्रधारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, मंदाता जलप्रपात और बहुटी जलप्रपात। नर्मदा नदी का हमने अभी मैप देखा था थोड़ी देर पहले, तो उसमें जलप्रपात भी स्थित है। जैसे कि हम बात करते हैं, देखिए ये नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी के जब हम कुल जलप्रपातों की बात करते हैं तो सबसे पहला जलप्रपात जो है वो है धुआंधार जलप्रपात, जो कि जबलपुर जिले में स्थित है। अगला जलप्रपात है मंदाता जलप्रपात, जो कि खंडवा में है और सहस्त्रधारा में बनाती है यह सहस्त्रधारा जलप्रपात, जो कि खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। जहां से नर्मदा नदी स्वयं निकलती है वहां पर 2 जलप्रपात बनाती है। एक का नाम है कपिलधारा जलप्रपात और दूसरे को कहा जाता है धुआंधार जलप्रपात या फिर दुर्वासा जलप्रपात। तो इस हिसाब से अगर आप गौर से देखें तो नर्मदा नदी 5 जलप्रपातों का निर्माण करती है। कौन कौन से 5 हैं? देखिए जहां से उद्गम हो रहा है, अनूपपुर से उद्गम हो रहा है, तो उद्गम होता है तो वहां पर कपिलधारा, और कपिलधारा के साथ में एक और जिसका नाम है दुग्धधारा जलप्रपात बनाती है। फिर आगे बह के आती है जबलपुर के पास में, और जबलपुर के पास में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है धुआंधार। इसके बाद आगे बढ़ती है और आगे पहुंचती है खंडवा के पास में, और खंडवा में बनाती है मंदाता जलप्रपात। खंडवा का पुराना नाम भी मंदाता था और खंडवा की स्थापना मंदाता के रूप में राजा मुचुकुंद ने की थी। और ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा नदी और राजा मुचुकुंद जो है वो दोनों भाई बहन थे और इक्ष्वाकु वंश के राजा रहे थे।
तो इस हिसाब से मंधाता या फिर खंडवा की स्थापना राजा मुचुकुंद के द्वारा की गई थी। और मंधाता जलप्रपात कहाँ है? खंडवा जिले में स्थित है। खरगोन में सहस्त्रधारा जलप्रपात है। देखिए, एक जो सहस्त्रधारा पर्यटन स्थल है ना, जो कि नर्मदा नदी पर ही स्थित है, वो है मंडला जिले के अंतर्गत, अर्थात वो यहाँ पे आता है। लेकिन जब खरगोन की बात की जाए तो खरगोन में प्रॉपर सहस्त्रधारा जलप्रपात है, जो कि बहुत ही ऊंचा जलप्रपात है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बहुटी जलप्रपात, क्योंकि पूछ रहा है कि नर्मदा नदी पर स्थित नदी जलप्रपात है, सॉरी नहीं है, होना चाहिए था यहाँ पे, नहीं है। तो इसका आंसर होगा बहुटी जलप्रपात, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मंधाता भी नर्मदा में है, धुआंधार भी नर्मदा में है और सहस्त्रधारा भी नर्मदा नदी पर ही है। चंबल नदी पर स्थित परियोजना नहीं है। जब नहीं है पूछ रहा है तो इसका मतलब है जो ना हो वो, मतलब जो होगी उनको हमको नहीं देखना है। कोटा बैराज, जवाहर सागर परियोजना, तवा बांध परियोजना और राणा प्रताप सागर परियोजना। देखिए, चंबल नदी जो है वो इंदौर के महू से निकलती है और ऊपर राजस्थान में जाती है। चंबल नदी पर बहुत सारे छोटे बड़े बांध बनाए गए हैं। उन्हीं में मध्य प्रदेश की जो पहली नदी घाटी परियोजना है वह भी चंबल नदी पर ही बनाई गई थी। कोटा बैराज की बात करते हैं तो यह राजस्थान के कोटा में स्थित है। जवाहर सागर की बात करते हैं, यह भी राजस्थान में ही स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध की बात करते हैं तो यह भी राजस्थान में स्थित है। तवा बांध परियोजना की बात करते हैं तो यह चंबल नदी में नहीं बनती, बल्कि तवा नदी, जिसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है मां नर्मदा, अर्थात नर्मदा नदी। तो ये जो परियोजना है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। अब देख लेते हैं चंबल नदी घाटी की परियोजनाएं। देखिए, चंबल नदी घाटी पर मुख्य रूप से 4 बांध बने हुए हैं। एक है कोटा बैराज राजस्थान, दूसरा है जवाहर सागर राजस्थान, तीसरा है राणा प्रताप सागर राजस्थान और चौथा है गांधी सागर परियोजना मंदसौर। तो एकमात्र परियोजना जो कि चंबल नदी की है वो है गांधी सागर परियोजना, जो कि मंदसौर जिले में स्थित है। अब देखिए, यहीं पर आप एक और चीज देख लीजिए कि चंबल नदी जो है इससे कौन कौन सी सहायक नदियां आकर मिलती हैं। तो शिप्रा नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी और ऊपर से बनास नदी आके मिलती है। चूलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चूलिया जलप्रपात जो है वो कौन सी नदी बनाती है। तो चूलिया जलप्रपात की जब बात करते हैं तो ये बनाती है चंबल नदी। चंबल नदी इसके साथ में एक और जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है पाताल पानी जलप्रपात, जो कि इंदौर जिले में निर्मित करती है चंबल नदी। ऑप्शन देखेंगे इंदौर, रतलाम, मंदसौर और ग्वालियर। तो इसका सही आंसर होगा चूलिया जलप्रपात चंबल नदी मंदसौर में बनाती है। गांधी सागर परियोजना पर विचार कीजिए। इस परियोजना का प्रारंभ वर्ष 1960 में किया गया था। इस परियोजना की उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है। इस परियोजना को खरगोन जिले में स्थापित किया गया है। यह चंबल नदी पर स्थित परियोजना है। देखिए, गांधी सागर परियोजना की हमने जस्ट 1 सेकेंड पहले ही बात की थी कि ये कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है। देखिए, ये परियोजना जो है ये चंबल नदी पर स्थित है। कुल 115 मेगावाट जो है इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। इसका मतलब है कि यह कुल कितने विद्युत का उत्पादन करती है, तो 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करती है। किस जिले में स्थित है? तो ये है मंदसौर जिले में स्थित। कब स्थापित की गई? तो वर्ष 1960 में इस परियोजना की स्थापना की गई थी। तो इस हिसाब से हम ऑप्शन चेक करते हैं तो ये सही है, ये भी सही है, ये गलत है क्योंकि मंदसौर जिले में स्थापित की गई है, ना कि खरगोन जिले में, और ये भी सही है। तो हमारा आंसर होगा 1 A, B और D। A, B और D सत्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदूरा बांध किस नदी पर स्थित है? सोन नदी, चंबल नदी, ताप्ती नदी और बेतवा नदी। देखिए, चंदूरा बांध की बात हो रही है। आपको पता है कि चंबल पे कितने बांध इंपॉर्टेंट है? चंबल पे 4 बांध इंपॉर्टेंट थे, हमने पढ़ लिया। नर्मदा नदी की बात करें तो यहाँ पे 6 बांध इंपॉर्टेंट थे, हमने पढ़ लिया। सोन नदी की बात करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो बाण सागर परियोजना है, आपको पता ही होगा।
देखिए बेतवा नदी की बात करते हैं तो इसमें भी नहीं है, तो आंसर होगा आपको ताप्ती नदी पर चंदूरा बांध स्थित है। तो जो चंदूरा बांध स्थित है यह स्थित है ताप्ती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ताप्ती नदी पर स्थित उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखिए जैसी बात चल रही है ना उकाई परियोजना की, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, जयपुर, राजस्थान, सूरत, गुजरात, पुणे और महाराष्ट्र। देखिए जब ताप्ती नदी की बात करते हैं, ताप्ती नदी, तो ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बैतूल से होता है। और बैतूल के किस क्षेत्र से? तो बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। यह वही नदी है जिसमें चंदूरा बांध भी स्थित है, चंदूरा बांध भी स्थित है। और इस नदी में जो उकाई परियोजना है यह स्थित है सूरत, गुजरात में। तो गुजरात राज्य में उकाई परियोजना स्थित है जो कि ताप्ती नदी से सीधे सीधे संबंधित है। देखिए मैप देख लेते हैं इसका, यह है ताप्ती नदी का मैप। ताप्ती नदी का उद्गम हो रहा है बैतूल के मुल्ताई से। यहाँ पर ये दो बांध बनाती है, एक है चंदूरा बांध जो हमने पहले देखा था और दूसरा है पारस डोह बांध। इसके बाद नदी आगे बहती है और आगे जाकर खंडवा और बुरहानपुर के बाद मध्य प्रदेश के बाहर हो जाती है। इसके बाद ये महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है? 540, 800, 780 और 760 किलोमीटर स्क्वायर। देखिए सोन नदी के बारे में पूछ रहा है। सोन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? अमरकंटक से हुआ है। देखिए नर्मदा और सोन का उद्गम एक ही जगह से हुआ है ना, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अमरकंटक जिला लगेगा, अनूपपुर तहसील लगेगी, पुष्पराजगढ़ तहसील। इसके बाद में आपको कुछ याद नहीं करना, बस यहीं से सोन नदी का उद्गम हुआ है। पर्वत श्रृंखला कौन सी है? मैकाल पर्वत श्रृंखला है। किस पहाड़ी के अंतर आता है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियों के अंतर्गत आता है यह क्षेत्र। कुल लंबाई कितनी है नदी की? तो 780 किलोमीटर स्क्वायर के साथ चंबल नदी अत्यधिक बड़ी नदियों में शामिल होती है। इसका समापन कहाँ होता है? तो यह गंगा नदी में समाहित हो जाती है। सोन नदी एकमात्र मध्य प्रदेश की ऐसी नदी है जो डायरेक्ट गंगा में मिलती है। रिहंद नदी किस नदी की मुख्य सहायक नदी है? देखिए जब रिहंद नदी की हम बात करते हैं ना, ऑप्शन देखिए नर्मदा, चंबल, सोन और ताप्ती। नर्मदा की तो कुल 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें से एक तरफ से 19 और एक तरफ से 22 सहायक नदियां मिलती हैं। तो रिहंद है कि नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। चंबल की बात कर लें, चंबल की सहायक नदियां हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसकी मुख्य 4 सहायक नदियां हैं। इसके आगे इसका क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगी आपको। सोन की बात कर लेते हैं, ताप्ती की बात करें, देखिए तो आंसर होगा रिहंद नदी जो है वो सोन नदी की सहायक नदी है। बाण सागर परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? देखो बाण सागर परियोजना पूछ रहा है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। देखिए इसमें आपको कुछ चीजें कॉमन दिख रही होंगी। आपको ये देखना है, जब आपसे बाण सागर परियोजना पूछ रहा है तो हम पहले ही देख चुके हैं कि बाण सागर परियोजना जो है वो सोन नदी की एक प्रमुख परियोजना है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाती है। देखो बाण आपको पता है तीर कमान वाला बाण चलाना है ना, तो बाण सागर जो परियोजना है इसको बाण को मध्य से उत्तर की ओर मारना है, बाण को मध्य से उत्तर की ओर बाहर मारना है। ठीक, तो जब बाण को हम मध्य से उत्तर की ओर बाहर मारेंगे तो ये सही दिशा पर जाकर लगेगा। तो इससे आपको राज्य याद रहेंगे कि किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की। ऑप्शन देखिए बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा और इससे आपको याद भी रहेगा कि जो बाण सागर परियोजना है वह किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। बेतवा नदी का समापन कहाँ होता है? यमुना, ताप्ती, नर्मदा और सोन। देखिए सोन नदी में तो नहीं होता है इसका समापन, नर्मदा में भी नहीं होता है, यमुना में बेतवा नदी का समापन होता है जो कि यूपी के आसपास में मिलती है। ये है हमारी बेतवा नदी।
बेतवा नदी की जब बात करते हैं, इसका उद्गम रायसेन से हुआ है। इसके बाद यह नदी विदिशा में और सागर जिले में बहती है, और विदिशा में इसमें एक परियोजना स्थित है जिसका नाम है हलाली नदी परियोजना। कभी कभी ये भी क्वेश्चन बनता है कि हलाली नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है, और ऑप्शन में बेतवा नहीं हो तो आपको लगाना है हलाली नदी पर। हलाली नदी को ही खून की नदी भी कहा जाता है। देखिए, हलाली या हलाल का ना एक मतलब बलिदान देना भी ऐसा कुछ भी होता है, तो हलाली से संबंधित बलिदान का है, तो ब्लड का है, तो इस वजह से खून की नदी किसे, हलाली नदी को खून की नदी भी कहा जाता है। बेतवा नदी का उद्गम रायसेन से होता है। इसके बाद इसका समापन यमुना नदी में हो जाता है, यूपी में। चंदेरी नगर किस नदी के किनारे स्थित है? जब बात हो रही है चंदेरी नगर की कि चंदेरी नगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपने अभी पढ़ा था बेतवा नदी के बारे में। तो बेतवा नदी के किनारे ही चंदेरी नगर स्थित है। चंदेरी किस जिले के अंतर्गत आता है? तो चंदेरी आता है अशोकनगर जिले के अंतर्गत, और अशोकनगर जिले के अंतर्गत चंदेरी आता है। और ये वही वाला क्षेत्र है जिसमें महाभारत कालीन राजा शिशुपाल थे। देखिए, शिशुपाल की जब बात करते हैं ना, तो शिशुपाल के जन्म के समय ही तय हो गया था कि इसकी मृत्यु भगवान कृष्ण के हाथों होगी, ऐसा किसी एक बहुत ही ज्यादा सिद्ध साधु ने कहा था। और जब शिशुपाल की माता को ये बात पता चली, तो शिशुपाल की माता जो थी वो भगवान कृष्ण के संबंधी थी, तो उन्होंने भगवान कृष्ण से वचन लिया कि भगवान कृष्ण शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ करेंगे, उसके बाद उसे किसी भी प्रकार का दंड देंगे। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि जब सभा चल रही थी और उस सभा में शिशुपाल भगवान कृष्ण को गालियां दिए जा रहे थे, तो उस सभा में भगवान ने 100 गालियां बिल्कुल शांत होकर शिशुपाल की सुनी, और जैसे ही शिशुपाल रुक ही नहीं रहा था और शिशुपाल बस गालियां देते जा रहा था, ईश्वर को गाली देते जा रहा था, भगवान कृष्ण को, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, और उसके बाद जब 101वीं गाली देने के लिए उसने मुंह खोला, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन से उसका वध कर दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संयम, हर चीज की एक सीमा होती है। आप जितना संयम बना के रखेंगे उतना अच्छा है, परंतु सीमा तक। अगर आप सीमा के बाहर जाएंगे तो हर इंसान का सब्र का बांध टूट जाएगा। इस हिसाब से आगे चलते हैं। देखिए, अब देखते हैं हम कि चंदेरी जो नगर है उसे बेतवा नदी के किनारे स्थित है। यह अशोकनगर जिले के अंतर्गत आता है। और अशोकनगर किस क्षेत्र में आता है, कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? तो अशोकनगर जो है वो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। यह महाभारत कालीन नगर है जो कि राजा शिशुपाल का शासन हुआ करता था जिस नगर में। माता टीला बांध का प्रारंभ कब से किया गया है? माता टीला बांध का प्रारंभ 1958, 1959, 1955 और 1961। माता टीला बांध का जो प्रारंभ है वो 1958 से किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा 1958। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जबलपुर, कटनी, बालाघाट और रीठी। देखिए, जबलपुर जो है, जबलपुर जिला है, बालाघाट एक जिला है और कटनी एक जिला है, रीठी जो है एक तहसील है। तो इस हिसाब से हमारा सीधा आंसर होगा कि जो केन नदी है, इस नदी का उद्गम रीठी तहसील जिला कटनी से होता है। लेकिन ज्यादा नजदीक कौन है आंसर के? तो रीठी है। तो इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। बात कर रहे थे केन नदी की। केन नदी का जो उद्गम है वो रीठी तहसील कटनी से होता है। हम देख सकते हैं यहाँ पर पन्ना में एक सिंचाई परियोजना का निर्माण करती है, वहीं छतरपुर में 3 सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करती है। आगे जाकर यह नदी यमुना में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? तो यूपी में मिलती है। उत्तर प्रदेश में केन नदी यमुना में जाकर मिल जाती है। यह किस किस सिंचाई परियोजना का, यह किस किस परियोजना का निर्माण करती है? पहली है बरियापुर सिंचाई परियोजना, दूसरी है उर्मिला सिंचाई परियोजना, तीसरी है पवई सिंचाई परियोजना, और 2 बांध, एक रंगवा बांध और एक गंगाऊ बांध का निर्माण केन नदी के द्वारा ही कराया जाता है। केन नदी पर स्थित परियोजना अब भी पढ़ा है हमने, बिल्कुल अभी। रंगवा बांध, उर्मिला सिंचाई परियोजना, गंगाऊ बांध, उपयुक्त सभी। देखिए, हमने ये पढ़ा है कि रंगवा बांध जो था वह छतरपुर में निर्मित किया गया था, उर्मिला बांध भी छतरपुर में निर्मित किया गया था, और गंगाऊ बांध भी केन नदी में ही संबंधित है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा।
सोनकच्छ शहर और सारंगपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, सोनकच्छ शहर और सारंगपुर दोनों शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? केन नदी, काली सिंध नदी, रिहंद नदी और बेतवा नदी। देखिए, केन नदी के बारे में अभी हमने देखा, यह 2 जिलों से गुजरती है, एक है हमारा छतरपुर और दूसरा है हमारा पन्ना जिला। वही बात कर ले काली सिंध नदी की। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। बेतवा नदी हम देख चुके हैं, यह बेतवा नदी जो है वह सोनकच्छ से नहीं निकलती, इस कारण से आपका आंसर जो है वो है काली सिंध नदी, ऑप्शन नंबर बी, जो कि सोनकच्छ से और सारंगपुर दोनों शहरों से निकलती है। नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना का प्रारंभ कब से किया गया है? 28 जनवरी 2010, 30 नवंबर 2010, 18 सितंबर 2012 और 29 नवंबर 2012। बात कर लेते हैं नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना की। तो नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना शिप्रा नदी को नया जीवन देने के लिए प्रारंभ की गई है। देखिए, हुआ क्या रहा था, ये जो शिप्रा नदी है ना, ये बहुत ज्यादा सूख चुकी है और इसके सूखने के कारण देखा जा रहा है कि यह लुप्त होने की कगार में है और इससे लुप्त होने से बचाने के लिए नर्मदा नदी का काफी सारा जल जो है वह शिप्रा नदी में डाला जा रहा है, जिससे वह उसे पुनर्जीवन प्राप्त हो सके और शिप्रा नदी लुप्त ना हो। तो यह इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी। 29 नवंबर 2012 को नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना का प्रारंभ किया गया था मध्य प्रदेश जिले के अंतर्गत। सिंध नदी की लंबाई कितनी है? 420, 470, 580, 560। देखिए, सिंध नदी की लंबाई की बात करते हैं तो सिंध नदी 570 किलोमीटर लंबी नदी है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। सिंध नदी पर स्थित जलप्रपात नहीं है। भूराखोह जलप्रपात, केविटी जलप्रपात, पावा जलप्रपात और सनकुआ जलप्रपात। देखिए, सनकुआ जलप्रपात जो है ना वो दतिया जिले के आसपास में स्थित है। वही बात कर लेते हैं केविटी जलप्रपात की, तो यह जलप्रपात सिंध नदी पर स्थित नहीं है, इस कारण से ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस नदी को कांठाल की गंगा भी कहा जाता है? केन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी, माही नदी। देखिए, चंबल नदी के बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल देख चुके हैं, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। केन नदी भी हम पढ़ चुके हैं, बेतवा भी पढ़ चुके हैं। माही नदी के बारे में बात करते हैं तो ये एक नया नाम सुनने को मिलता है। तो माही नदी मध्य प्रदेश और भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले की सरदारपुर तहसील के मेंढा गांव की मेहद तहसील से होता है और यह एकमात्र वह नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है। इसके साथ ही साथ में माही नदी ही वह नदी है जिसे कांठाल की गंगा या फिर आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। और माही नदी के किनारे ही एक मेला लगता है जिसे कहा जाता है बेनेश्वर धाम मेला, और यह मेला जो है वही आदिवासियों का कुंभ भी कहलाता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बालाघाट, ओरछा, शिवपुरी, पचमढ़ी, बेनगंगा, बेतवा, सिंध और तवा। देखिए, इसमें आपको लगाना क्या है, आपको ये समझना होगा। तो बालाघाट जब बोल रहा है इसका मतलब है कि यहाँ से कौन कौन सी नदियां गुजरती हैं, आपको ऐसा आंसर देना है। देखिए, ओरछा की बात करते हैं, ओरछा जो है वह बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। पचमढ़ी जो है वह तवा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पचमढ़ी जो है वह कहाँ स्थित है, तो वह है होशंगाबाद में स्थित, होशंगाबाद में स्थित है। तो इसका मतलब है बी का होना चाहिए 2 और डी का होना चाहिए 4। तो बी का 2 और डी का 4 इन दोनों में, तो ये दोनों जो है पहले ही एलिमिनेट हो गए। अब 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं, बी का 2 और बी का 4, डी का 4, सी और डी। बालाघाट जो है वह वेनगंगा नदी के किनारे है, बिल्कुल सही बात है। तो ए का 1 हो गया, ए का 1 अर्थात ऑप्शन नंबर डी। तो आपको देखना है कौन कौन सा नगर किस किस नदी के किनारे है। तो बालाघाट हो गया वेनगंगा नदी के किनारे, ओरछा बेतवा के किनारे, शिवपुरी सिंध के किनारे और पचमढ़ी तवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी पर स्थित 30 बड़े बांधों की श्रृंखला में कौन सा बांध पहले महत्वपूर्ण हुए बांधों में से एक है? मतलब पहले पूर्ण हुए बांधों में से एक कौन सा बांध है? बाण सागर बांध,
बरगी बांध, महिंदखेड़ा बांध और तिगरा बांध। देखिए इसका सीधा सीधा आंसर हो सकता है बाढ़ सागर तो नर्मदा पर है ही नहीं, ये सोन नदी पर स्थित है। बरगी बांध हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले में स्थित है, तो यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बरगी बांध। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से हैं? अलीराजपुर झाबुआ, धार झाबुआ, रतलाम झाबुआ, इनमें से कोई नहीं। देखिए जब बात कर रहे हैं कि माही नदी से लाभान्वित होने वाले जिले, तो धार तो हो गई, तो धार पहला हो गया, दूसरा हो गया झाबुआ, तो इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए माही नदी देख लेते हैं। माही नदी धार से उद्गमित होती है, सरदारपुर क्षेत्र से। झील कौन सी है? मेहद झील से। झाबुआ में बहती है और उसके बाद माही नदी अपना मध्य प्रदेश के बाहर निकल जाती है। सोन नदी के ऊपर कौन सी परियोजना और किस जगह पर विकसित की गई है? बरगी परियोजना जबलपुर, राजघाट परियोजना ललितपुर, बाण सागर परियोजना शहडोल और हलाली परियोजना विदिशा। देखो हलाली हमने पहले ही बात कर ली कि बेतवा में स्थित है, तो यहाँ ये होगा नहीं। बरगी बांध की बात कर ले तो ये जबलपुर में, ये यहाँ होगा नहीं। राजघाट और बाण सागर में आपको कंफ्यूजन हो तो आपको पता था कि सोन नदी की परियोजना है बाण सागर परियोजना, जो कि शहडोल जिले में स्थापित की गई है, विकसित की गई है, तो इस कारण से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? बैतूल, होशंगाबाद, दतिया, अमरकंटक। देखिए अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, सोन और जोहिला। इस हिसाब से हम देखते हैं कि बैतूल भी इसका आंसर नहीं होगा, ना दतिया होगा, तो आपका आंसर होगा होशंगाबाद। तो होशंगाबाद से तवा नदी का उद्गम होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से होकर बहती है? मतलब इतनी बड़ी नदी चुनना है हमें जो तीनों राज्यों से बहे। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है गुजरात। देखिए चंबल की बात करते हैं तो चंबल आपको पता है राजस्थान में बहती है, इस कारण से चंबल आंसर नहीं होगा। बेतवा यूपी साइड में बहती है, इस कारण से यूपी, बेतवा भी आंसर नहीं होगा। केन की बात करेंगे, केन में यूपी में मिल जाती है जाके आगे, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर है नर्मदा नदी, क्योंकि नर्मदा नदी ही मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और यही वह नदी है जो 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर अंत में जाके गुजरात में। ये है मध्य प्रदेश में नदियां। अब आप देख लीजिए एक बार, देखिए बेतवा यूपी में जाकर मिल रही है, ठीक, केन यूपी में जाकर मिल रही है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं चंबल नदी की, तो चंबल नदी भी आप देख सकते हैं यूपी में जाकर ही मिलती है यमुना नदी से, तो इस हिसाब से नर्मदा जो है वह एकमात्र नदी जो सबसे लंबी भी है और महाराष्ट्र और फिर गुजरात राज्य में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? पार्वती, काली सिंध, शिप्रा और वर्धा नदी। देखिए जब बात करते हैं हम शिप्रा नदी की, तो शिप्रा नदी वह नदी है जिसका उद्गम इंदौर की काकरी बरडी की पहाड़ी से हुआ है और इसी नदी के किनारे महाकालेश्वर मंदिर और उज्जैन नगर पूरा का पूरा बसा हुआ है। चंबल नदी की सहायक नदियों की हम बात करते हैं तो यह है चंबल नदी का मैप और इसमें सहायक नदी है शिप्रा, काली सिंध, पार्वती और बनास नदियां। शिप्रा, काली सिंध, पार्वती और बनास, तो केन इसकी सहायक नदी नहीं है। वर्धा भी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है, तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा वर्धा, ऑप्शन नंबर डी। केन की बात कर लेते हैं तो केन आप सीधे देख सकते हैं कि केन जो है यमुना नदी में ही मिल जाती है आगे चलकर। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे है? अब भी बात की हमने ताप्ती, चंबल, शिप्रा, नर्मदा, तो शिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर को इल्तुतमिश के द्वारा लूटा गया था। इसके अलावा यह मंदिर जो है वह दक्षिण मुखी मंदिर है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की हमारी वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, मैं उसमें अपना आंसर ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच।